नमस्ते। आज हम समाजशास्त्र के दूसरे पाठ भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना की प्रश्नावली को देखेंगे और हम पुस्तक में आने वाले प्रश्न और परीक्षा में आने वाले प्रश्न दोनों के ही उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। अ, हमारी पुस्तक में पहला प्रश्न है, माल्थस का ये विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती है, अपरिहार्य है। अ, माल्थस ने अपने निबंध में एसे ऑन पॉपुलेशन में स्पष्ट किया था कि जनसंख्या की वृद्धि की दर जो है, ये सदा भरण-पोषण के दर से आगे रहती है। इन इसका वृद्धि सदा आगे रहती है और इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। लेकिन हमने ये भी देखा था कि ये नियंत्रण आसानी से नहीं हो पाता है। मनुष्य में अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्वक घटाने की इसका मतलब ये है कि मनुष्य अगर खुद कोशिश कर ले, खुद घटाने की कोशिश कर ले, तो उनकी इस कोशिश का एक सीमित क्षमता होती है। इसके वजह से माल्थस का ये विश्वास था कि केवल अकालों और महामारियों के द्वारा जो है जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकता है और इसके वजह से अकाल और बीमारियां अपरिहार्य हो जाते हैं और उनको रोकने के लिए जो प्राकृतिक निरोध है, ये प्राकृतिक निरोध अनिवार्य होते हैं क्योंकि वे ही खाद्य आपूर्ति और बढ़ती हुई जनसंख्या इन दोनों के बीच जो असंतुलन है, इनको रोकने के लिए प्राकृतिक उपाय है और ये अनिवार्य हो जाते हैं। ये प्रश्न जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बारे में है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए और उसके साथ-साथ हमें संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है? पहले हम ये देखेंगे कि जनसांख्यिकी के संक्रमण सिद्धांत के बुनियादी तर्क क्या थे? बुनियादी तर्क क्या है? अ, इसका बुनियादी तर्क ये है कि जनसंख्या वृद्धि जो है, ये आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। पहला चरण, दूसरा चरण जो है संक्रमणकालीन चरण, जिसमें हमें जनसंख्या विस्फोट के बारे में देखने को मिलता है और तीसरा चरण, अब पहले चरण में समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है और इसके वजह से मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है और इसलिए दोनों के बीच का अंतर कम होता है और जनसंख्या वृद्धि दर भी नीचा रहता है। ये हमने पहले चरण में देखा है और संक्रमणकालीन चरण में जो बीच में आने वाले चरण है, इसमें समाज पिछड़ी अवस्था से विकसित होने लगता है, उन्नत अवस्था के ओर उन्नत अवस्था में जाता है और इस अवस्था की विशेषता है जनसंख्या विस्फोट, यानी इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि मृत्यु दर नीचे आती है। इस चरण में मृत्यु दर तो नीचे आ जाती है, लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से नीचे नहीं आ पाती है। जन्म दर अभी भी ऊंची रहती है और इसी वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत ऊंची रहती है। तीसरे चरण में विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रहती है। ये नीचे इसलिए रहती है क्योंकि अब मृत्यु दर के साथ-साथ जन्म दर भी काफ़ी नीचे आ जाती है। ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम होती है और उनके बीच का अंतर भी कम होता है। इसलिए पहले चरण में और तीसरे चरण में हम जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये कम होता है, लेकिन संक्रमणकालीन चरण में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ऊँचा रहता है और इसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट होता है। जनसंख्या विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि रोग नियंत्रण, जनस्वास्थ्य और बेहतर पोषण, इन सारे उन्नत तरीकों के द्वारा मृत्यु दर तेजी से नीचे आ जाती है, लेकिन उसके साथ-साथ समाज को इस आपेक्षिक समृद्धि के साथ-साथ जो है, पहले से अधिक लंबी जीवन, अब क्योंकि रोग नियंत्रण है, जनस्वास्थ्य है,
लोगों को खाने को मिल रहा है, बेहतर पोषण मिल रहा है, इसकी वजह से जीवन भी लोगों की जीवन अवधि भी अब अधिक बढ़ने लगे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ समाज को अपने प्रजननात्मक व्यवहार को बदलने में काफ़ी लंबा समय लगता है और इसके वजह से जन्म दर जो है ये उतनी तेज़ी से नीचे नहीं आ पाती है और यही प्रमुख कारण है कि जनसंख्या विस्फोट क्यों हमें संक्रमणकालीन चरण में देखने को मिलता है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? और कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है? जन्म दर और मृत्यु दर का जो डेफिनेशन है, जो अर्थ है, वो स्पष्ट करेंगे। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों आंकड़े हैं, रेट से और जन्म दर एक आंकड़ा है जो प्रति 1000 की जनसंख्या में के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या है। दूसरी ओर मृत्यु दर जो है ये किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान क्षेत्र विशेष निर्धारित अवधि ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें जन्म दर में भी ज़रूरी है। इनके दौरान हुई मृत्यु की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब हम इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर जाएँगे जो है मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट क्यों आती है जबकि जन्म दर में उतनी तेज़ी से गिरावट नहीं आ पाती है? मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट अकालों और महामारियों पर नियंत्रण के बढ़ने से आती है जो अभी-अभी हमने देखा है। इन 5 चीज़ों के वजह से मृत्यु दर तेज़ी से नीचे आ गई थी। यह उपचार के लिए किए गए सुधारे बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रम व्यापक रूप में संचालित स्वच्छता अभियान, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण। लेकिन दूसरी ओर जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति में आती है और इसका कारण ये है कि जन्म दर एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है, ये बस आर्थिक प्रघटना नहीं है। जन्म दर को नीचे लाने में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है शिशु मृत्यु दरों में गिरावट लाना और साथ-साथ हम शिक्षा और जागरूकता के स्तरों में भी हम वृद्धि देख पाते हैं, तब जन्म दर में गिरावट आ जाती है और उसके साथ परिवार का आकार भी छोटा होने लगता है। और क्योंकि ये सारे इन सारी चीज़ों में खास तौर पर शिक्षा और जागरूकता जो है, इस तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों में परिवर्तन आने में समय लगता है, इसके वजह से जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से आती है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है? और आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है? आयु संरचना जो है, ये कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात है। और आयु संरचना जो है, ये विकास के स्तरों के साथ-साथ और औसत आयु संभाविता का मतलब ये है कि लोग कितने सालों तक जीते हैं। तो इन 2 चीज़ों के साथ-साथ, इन 2 स्तरों में आने वाले परिवर्तन के साथ-साथ आयु संरचना में भी बदलाव आता है। और आर्थिक विकास के साथ-साथ जो हम जीवन स्तर में सुधार देख पाते हैं, जिस तरह के सुधारे हम ला पाते हैं, उसके साथ-साथ आयु की संभाविता भी बढ़ जाती है। लोग ज़्यादा सालों तक जीने लगते हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी जन स्वास्थ्य भी बढ़ने लगता है। इसके फलस्वरूप आयु संरचना में परिवर्तन आता है। खास तौर पर छोटी आयु वर्गों में जनसंख्या कम होने लगती है, अपेक्षाकृत छोटे हिस्से पाए जाते हैं और बड़ी आयु के वर्गों में बड़े हिस्से पाए जाते हैं। इसलिए 14 साल तक या फिर 25 साल तक जो आयु वर्ग है, इस आयु वर्ग में जनसंख्या का हिस्सा कम होने लगता है और 60 साल से ज़्यादा के आयु वर्ग में जनसंख्या बढ़ती जाती है। ये आयु संरचना के बारे में हमने अलग-अलग छवियों द्वारा वीडियो में पढ़ा था, वीडियो में हमने इसके बारे में सीखा था। और इस स्थिति को जनसंख्या का बूढ़ा होना कहते हैं।
इसलिए आर्थिक विकास के साथ-साथ समृद्धि के साथ-साथ इस तरह का बदलाव हम आयु संरचना में देख पाते हैं। भारत की आयु संरचना का उदाहरण ले लें तो भारत की जनसंख्या बहुत जवान है और भारत की आयु संरचना में अभी भी अपेक्षाकृत छोटे आयु के वर्गों में एक झुकाव पाया जाता है और इस झुकाव को भारत के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। इसको हम जनसांख्यिकीय लाभांश बुलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में काम ना करने वाले जो पराश्रित लोग हैं, उसके तुलना में काम करने वाले लोग, कमाने वाले लोगों का अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप ये जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त हो पाता है इससे। लेकिन इस संभावना को वास्तविक रूप में बदलने के लिए, वास्तविक समृद्धि के रूप में बदलने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्यशील जो आयु वर्ग में लोग हैं, इनको शिक्षा और रोजगार मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से आयु संरचना जो है, आर्थिक विकास के साथ-साथ संबंध रखता है और आयु संरचना को हम आर्थिक विकास के साथ ही समझ सकते हैं। नगरीकरण को परिभाषित करें, ये पहला प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि हमें नगरीकरण क्या है, नगरीकरण की विशेषताएँ क्या हैं, इसके बारे में हमें लिखना होगा। और दूसरा है नगरीकरण किसको बढ़ावा देती है, नगरीकरण से किस तरह की चीज़ों का बढ़ावा होता है, किस तरह के बदलाव आते हैं और नगरीकरण की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। हमने दूसरे पाठ के तीसरे भाग के वीडियो में नगरीकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। 4 से ज़्यादा विशेषताएँ हैं, लेकिन उनमें से हम अगर 4 विशेषताएँ लिखें तब ठीक है। पहले हम नगरीकरण को परिभाषित करने के प्रश्न का उत्तर देखेंगे। हमने वीडियो में भी देखा था कि बर्गल नामक एक स्कॉलर ने हमें नगरीकरण का एक अर्थ, नगरीकरण का एक डेफिनेशन दिया था। वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने का जो प्रक्रिया है, उसको हम नगरीकरण बुलाते हैं, नगरीकरण कहेंगे। और नगरीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें लोग गाँव में रहने के बजाय अब शहरों में रहना शुरू कर देते हैं। अ, नगरीकरण में जो है कृषि आधारित निवास अब गैर कृषि शहरी निवास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि शहरी केंद्रों का विकास बढ़ी हुई औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों का परिणाम है। ये इसमें दूसरा पॉइंट है कि शहरी केंद्रों का विकास हम उद्योग और व्यवसाय में आने वाले विकास के साथ-साथ हम देख पाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि कस्बों और नगरों की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है, ये हमने पहले भी देखा है। उनकी जनसंख्या में काफ़ी बदलाव आता है, काफ़ी वृद्धि होता है और इसके साथ-साथ गैर कृषि परिवारों की जनसंख्या भी बढ़ते जाती है, उनमें वृद्धि आती है। अब हम नगरीकरण की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें और नगरीकरण किसको बढ़ावा देती है, इन 2 प्रश्नों के बारे में देखेंगे। दोनों 2 अंक के प्रश्न हैं। नगरीकरण की 4 विशेषताओं का प्रश्न 2020 के पेपर में 2020 के परीक्षा में भी हमें देखने को मिला था। नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएँ जो हैं, ये हमने तीसरे भाग के वीडियो में भी देखा था कि हमें सघन जनसंख्या देखने को मिलता है, आधुनिक जीवन शैली जो उद्योग, व्यवसाय, विकास के साथ-साथ आता है, वो हमें देखने को मिलता है। रोज़गार सर्वसुलभ हो जाता है, रोज़गार के अवसरें बढ़ते हैं। औद्योगिक, फैक्ट्री द्वारा जो चलाया जाता है, इंडस्ट्री द्वारा जो होता है और सेवा क्षेत्र, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनका महत्व बढ़ जाते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नगरीकरण के प्रक्रिया में। और 5वां पॉइंट ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही सर्वसुलभ हो जाते हैं। नगरों में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएँ हैं, ये और वो ज़्यादा आधुनिक हो जाते हैं, वो ज़्यादा आसानी से प्राप्त होने लगता है। लेकिन ये भी है कि
अ, किसको ये प्राप्त होता है उसमें हम अलग-अलग तरह के असमानताएँ भी हमें देखने को मिलता है। तो ये है नगरीकरण के प्रमुख विशेषताएँ। इन 5 पॉइंट्स में से अगर ये 2 अंक का प्रश्न आए तो आप इनमें से किसी 4 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और दूसरा है नगरीकरण किसको बढ़ावा देती है? उसका उत्तर है ये। नगरीकरण इसमें भी अगर आप 4 पॉइंट्स लिखे 2 अंकों के लिए तो काफ़ी है। अ, नगरीकरण बढ़ावा देती है व्यापार और वाणिज्य के विस्तार को, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि बस्तियों का विकास भी होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जनसंख्या का वृद्धि इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेट्रोपोलिस में, बड़े शहरों में सुविधाएँ जनसंख्या के साथ-साथ बढ़ नहीं पाते हैं, उनमें बदलाव नहीं ला पाते हैं और इसकी वजह से बस्तियों का विकास होने लगता है और लोग किस तरह के घरों में रह पाते हैं, किस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं, उसमें असमानताएँ आने लगती हैं। हमने ये भी देखा था कि गाँव से शहरों की ओर जो प्रवसन होता है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि शहरों में गुमनामीता है, शहरों में भीड़ों के वजह से, शहरों में जनसंख्या वृद्धि के वजह से लोग गुमनाम होकर रह सकते हैं। लोगों की जातियों और जनजातियों के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है और इसकी वजह से शहरों में गाँव की तुलना में भेदभाव कम होता है। अ, चौथा पॉइंट ये है कि पारिवारिक संरचना में भी परिवर्तन आने लगता है। या तो परिवार का जो आकार है, परिवार का जो रूप है वो छोटा होने लगता है। छोटे परिवार हमें नगरों में देखने मिलता है। ये भी हमें देखने को मिलता है कि गाँव में से परिवार के पुरुष जो हैं वो अ, नगरों में आकर काम करते हैं जबकि महिलाएँ जो हैं, महिलाएँ गाँव में रहकर घर का देखभाल करते हैं, घर चलाते हैं और साथ-साथ में अ, कृषि आधारित या फिर ग्रामीण जीवन शैली के संबंध में वो काम भी करते हैं। इस तरह से पारिवारिक संरचना में भी परिवर्तन हमें नगरीकरण के साथ-साथ देखने को मिलता है। 5वाँ पॉइंट ये है कि नगरीकरण खास तौर पर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र इसके वजह से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र जो भूमिका निभाते हैं, इसके वजह से हमें प्रदूषण भी देखने को मिलता है, बढ़ता हुआ प्रदूषण देखने को मिलता है। इसका उदाहरण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस तरह के अलग-अलग तरह के प्रदूषण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 प्रश्न जो हैं, ये नगरीकरण साथ संबंधित 3 बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं। आज हमने दूसरे पाठ के साथ संबंधित प्रश्नावली के बारे में चर्चा किया है। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।